हेलो ऑल, वेलकम बैक। मुझे पता है कि तुम लोग ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हो, दिन में 6-7 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, सारे असाइनमेंट्स कर रहे हो। मुझे पता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, सर पागल हो क्या? अरे भाई, तुमको जेरेबली एंडिबिलिटी निकालना ही नहीं निकालना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। और सारे वीडियोस को अच्छे से सुनना भी पड़ता है, नोट्स भी बनाना पड़ता है। आई होप सो तुम लोग सारे वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो, आज क्या कहानी है वो देखते हैं। एक बात बता देता हूँ कि आज के डिस्कशन में हम मैथ्स यूज़ नहीं करेंगे। आज के डिस्कशन में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज हम प्योर लॉजिक, प्योर थिंकिंग यूज़ करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर का शेप इरेगुलर है, मतलब ये जगह हमने फ्लैट बनाया, ये जगह हमने शार्प बनाया, इसको हमने चार्जेस दे के रखा है। देखो, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमने दो लोकेशंस चूज़ किया, एक फ्लैटर पोर्शन पे चूज़ किया बी वाला पॉइंट और एक शार्पर पोर्शन पे चूज़ किया ए वाला पॉइंट। इज दैट क्लियर? ओके। अभी हम ये चीज़ कैसे समझाएं कि कौन सा जगह शार्प है, कौन सा जगह फ्लैट है, इसको समझाने के लिए वी शैल यूज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? नहीं पता रेडियस ऑफ कर्वेचर? सिंपल है, देखो अभी पॉइंट बी वाले लोकेशन को अगर हम देखते हैं, इसके सरफेस को लेके अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब बी वाले पॉइंट पे जो सर्कल बनेगा उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और ए वाले पॉइंट का जो सरफेस है उसको लेके हम जब सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो ए वाले पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर छोटा सर्कल बनेगा, यहाँ पर बड़ा सर्कल बनेगा, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, वहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। सर ये सब समझना ज़रूरी है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही कहानी है, ये आएगा आप बाद में जाके। दैट इज द रीज़न मैं तुमको अभी ये समझा के रख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, मैंने ये माना कि ए पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 कूलम पर मीटर, बी पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 2 कूलम पर मीटर। अच्छा सर, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा, ये भी बताऊंगा। हैव पेशेंस, अलग अलग होगा, सेम होगा, सिग्मा 1 बड़ा है या सिग्मा 2 बड़ा है, ये सारा चीज़ आएगा डिस्कशन में, ठीक है। अभी बस फोकस करके मैं जो कह रहा हूँ वो सुनते जाओ, ठीक है ना। हमने क्या किया है, ये जो लोकेशन ए है, लोकेशन ए वाले जगह को हमने मैग्नीफाई करके इस जगह पर बनाया, बिकॉज पूरा डिस्कशन इसके चारों तरफ होगा, ठीक है ना। तो हमने पॉइंट ए को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाया। पॉइंट ए इज द शार्प एज ऑफ द कंडक्टर। ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा ये वाला सरफेस भी लिया, थोड़ा सा फ्लैटर पोर्शन भी लिया, ये वाला सरफेस। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम दो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप लेंगे, यहां पर एक ग्रुप बना, यहां पर एक ग्रुप बना, और ये देखेंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। एक बात तो श्योर है कि दोनों ही ग्रुप दुखी है, बिकॉज देयर इज ए कांस्टेंट, देयर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिपल्शन। ए बी को धक्का दे रहा है, बी ए को धक्का दे रहा है, दिख रहा है ना, एफ डैश। दिस इज द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द रिपल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग। यहाँ पर सी बी डी को धक्का दे रहा है, डी बी सी को धक्का दे रहा है, दिस इज द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द फोर्सेस आर एक्टिंग। बट इन दो लोकेशंस में एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन, अगर हम इन एफ डैश फोर्सेस को देखें, दिस एफ डैश फोर्सेस आर प्राइमरीली डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस। मतलब ये जो दो फोर्सेस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सरफेस के अलोंग ही है, ये जो ब्लू कलर का सरफेस है इसके अलोंग है। लेकिन इस जगह पर सी एंड डी के बीच का जो ये दो एफ फोर्स है, they are directed very sharply to the surface of the conductor। एकदम खड़ा है कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है ना। ये वाला फोर्स पूरा सरफेस के अलोंग है, ये वाला फोर्स जो है वो सरफेस से बहुत शार्पली अलाइंड है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। ये समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस एफ को रिजॉल्व करूं तो एफ का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट दिख रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और एफ का दूसरा कंपोनेंट होगा एफ पैरेलल, जो कि सरफेस के अलोंग आएगा, ठीक है। समझ में आया? एफ परपेंडिकुलर, एफ पैरेलल। एस बिकॉज ये फोर्स सरफेस से बहुत ज़्यादा शार्पली अलाइंड है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बहुत बड़ा होगा एंड पैरेलल कंपोनेंट बहुत छोटा होगा। दिस विल बी द वीकर वेक्टर, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर वेक्टर। मतलब वीकर कंपोनेंट, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो फिर से कह रहा हूं, द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, वी आर कंसर्न्ड
about the forces which are along the surface, because that will be something जो हमको एक कंक्लूजन लाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्सेस है, दिस फोर्सेस आर कंप्लीटली अलाइंड अलोंग द सरफेस, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स F पैरेलल इज अलाइंड अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन ये कंपोनेंट बहुत वीक है एज कंपेयर टू दिस फोर्सेस। Is that clear? I am talking about the parallel component of force, parallel to the surface of the conductor. ठीक है ना? ओके ओके। पहला डाउट तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर आपने तो ये सिखाया था कि कंडक्टर के सरफेस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपने अलग से एक वीडियो बना दिया था जहाँ पर आपने ये समझाया था कि सरफेस के अलोंग कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट आप अभी क्या कह रहे हो? आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो, यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि सरफेस के अलोंग फोर्स है, यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि सरफेस के अलोंग फोर्स है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सरफेस के अलोंग फोर्स है। हम अपने कंसेप्ट्स को फिर से रिविजिट करेंगे। मैंने तब जो कहा था वो सही है, आज जो कहूँगा वो भी सही है, तो ध्यान से सुनो, ठीक है ना? देखो, ऐसा है कि अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्जेस देता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, चार्जेस देने के साथ साथ सारे चार्जेस मूव करना चालू करते, रीडिस्ट्रीब्यूट होना चालू करते along the surface of the conductor। देने के साथ साथ चार्जेस मूव, they move along the surface to redistribute themselves। तो एक बात बताओ, सरफेस के along अगर ये चार्जेस मूव करेंगे in order to redistribute themselves, तो उसको मूव कौन कराएगा? ऑब्वियसली जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है F पैरेलल, ये वाले जो पैरेलल कंपोनेंट फोर्सेस है, यही तो फोर्सेस है जो कि तुमको तुम्हारे चार्जेस को सरफेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एक बार रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक बार सारे चार्जेस अपने आप को ऑप्टिमली प्लेस कर देता है। ऑप्टिमली प्लेस का मतलब क्या है? ऑल द चार्जेस विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ मैनर सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मिनिमम, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट दे विल प्रेफर। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो उस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं? उस सिचुएशन को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद है ना? उस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उसके बाद चार्जेस जो है वो सरफेस के अलोंग और मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए रहते। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? फिर से यही पैरेलल फोर्सेस है जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट करवाता है। एक बार रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद चार्जेस और सरफेस के अलोंग मूव नहीं करते। क्या इसका मतलब है कि सरफेस के अलोंग जो फोर्सेस थे वो लगना बंद हो जाता है? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? डज इट मीन कि सरफेस के अलोंग जो फोर्सेस थे दे स्टॉप एक्टिंग? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? ओके, चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टेटमेंट पूछता हूं। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। लेट अस इमेजिन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो क्या ये कहना सही है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा इसलिए वो मूव नहीं कर रहा? एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इज इट राइट टू से दैट देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? कम ऑन थिंक। नहीं यार, ऐसा नहीं बोल सकते। व्हाट वी कैन से करेक्टली इज दैट as because the object is not moving, it is at rest, it means that the net force acting on that object is zero। net force zero है। एक ऑब्जेक्ट है, इधर से 5 न्यूटन लग सकता है, इधर से भी 5 न्यूटन लग सकता है, फोर्सेस तो लग रहा है, but the net force on the object is equal to what? the net force on the object is equal to zero। Similarly, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस के अलोंग पैरेलल फोर्सेस नहीं है, पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन एक बार सारे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन पे इन सारे पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। पैरेलल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, बट द रिजल्टेंट पैरेलल फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट यू चूज, उस पर हमेशा इस पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। और मैं तब यही कहा था, हम जब कंडक्टर के बारे में कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मैं किसी इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा था कि भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
resultant electric field will always be perpendicular to the surface of the conductor. Along the surface the resultant field is zero. पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल फील्ड जीरो है, सारे इंडिविजुअल फील्ड्स का रिजल्टेंट जीरो है. इज दैट क्लियर? पक्का? ओके. फिर से अपनी कहानी में आ जाते हैं. ये पैरेलल फोर्सेस अभी भी लगेगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट? बट किसी भी इलेक्ट्रॉन पे रिजल्टेंट पैरेलल फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो. इज दैट क्लियर? फाइन. अच्छा, अभी वी कैन कम टू ए कंक्लूजन. अभी खुद सोचो, यहां पर इन दिस फ्लैटर सरफेस ये जो पैरेलल फोर्स लगेगा दैट इज ऑलमोस्ट अलोंग दिस सरफेस, मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है सारा का सारा फोर्स पैरेलल ही है. लेकिन यहां पर जितना फोर्स लग रहा है उसका एक छोटा सा पोर्शन ही पैरेलल फोर्स का काम कर रहा है. जितना भी फोर्स लग रहा है उसका एक छोटा सा कंपोनेंट ही पैरेलल डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है. मतलब ये फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for repulsion between charges, right? As because this force is small, तो इस surface पे जो negative electrons होंगे, as because ये force छोटा है, this negative electrons will crowd together because यहाँ पर repulsion कम है. लेकिन ये जो flatter surface है, as because this force are stronger, most of the force is along the surface, as because this force is stronger, repulsion ज़्यादा है. यहाँ पर जो electrons होंगे उनके बीच का जो gapping होगा, उनके बीच का जो separation होगा, वो क्या होगा? ज़्यादा. इज दैट क्लियर? तो कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्लैटर सरफेस है, फ्लैटर सरफेसेस में चार्जेस विल बी लार्जली स्पेस्ड. बट अगर हमारे पास कोई शार्प एज है, शार्प एज में सरफेस के अलोंग फोर्सेस कम होता है, सो यहाँ पर द नेगेटिव चार्जेस विल बी क्राउडेड टुगेदर. तो यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा भीड़ करेंगे, यहाँ पर भीड़ कम होगा. चार्जेस के बीच का स्पेसिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो आज का डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के शार्प एजेस पे चार्ज का डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फ्लैटर सरफेस. आई होप तो तुमको ये समझ में आया. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. दैट इज द रीज़न. देखो, चार्ज का डेंसिटी कितना होगा वो सरफेस के कर्वेचर पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर है तो हर जगह सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम, है ना? दैट इज द रीज़न एक यूनिफॉर्म सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेसेस में जो तुमको चार्ज डेंसिटी मिलता है वो क्या मिलता है? यूनिफॉर्म मिलता है. बिकॉज हर जगह सरफेस का कर्वेचर क्या है? सेम. कहीं पर शार्प है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, कहीं पर फ्लैट है तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा. इज दैट क्लियर? ओके. ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख कर रखा है कि एक्चुअली ऐसा होता क्या है. तो मैंने यहाँ पर ये लिख कर रखा है कि जो चार्ज डेंसिटी होगा दैट चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. शार्प एज मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा. और हमको ये भी पता है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अगर सिग्मा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो शार्प एजेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. फ्लैटर पोर्शन के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? रिलेटिवली वीक होगा एज कंपेयर टू द शार्पर एजेस. इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया, इसी के कनेक्शन में मैं तुमको एक और मज़ेदार कहानी सुनाना चाहूँगा. थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट लेकिन बेसिक्स तो यही है. तो मैंने और एक कंडक्टर बनाया. ये क्लियरली दिख रहा है कि ये शार्प एज है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का क्राउडिंग कम है. यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 माना है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 माना है. नेगेटिव चार्ज है सो द फील्ड लाइंस आर एंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना है? सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना है? सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड वी आर वेरी श्योर कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ से क्या होगा? मैग्नीट्यूड में ज़्यादा. इज दैट क्लियर? ओके. इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या है? इस कंडक्टर के चारों तरफ लेट अस से हवा है, एयर है. द सराउंडिंग मीडियम इज एयर एंड रिमेंबर एयर दैट इज हवा इज एन इंसुलेटर. क्या है? इंसुलेटर है. दैट इज द रीजन ये सारे चार्जेस यहाँ पर हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर सराउंडिंग मीडियम इंसुलेटर नहीं होता तो चार्जेस क्या इस जगह पर रहते? नहीं ना. सारे चार्जेस तो बाहर जाते. अगर सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग हो गया तो अगर तुमको यहाँ पर चार्जेस को समेट के रखना है, एक साथ रखना है, तो सराउंडिंग मीडियम क्या होना पड़ेगा? इंसुलेटर होना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. तो ये हवा एक इंसुलेटर है. मैं यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ एयर मॉलिक्यूल
उसको ड्रॉ किया है, एक छोटा सा एयर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। बट एक बात बताओ, इस एयर मॉलिक्यूल के रीजन में देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है सिग्मा 1/ε0। ये जो एयर मॉलिक्यूल जिस जगह पर है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने ये चीज़ पहले भी पढ़ाया था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन टू दिस एयर मॉलिक्यूल, द एयर मॉलिक्यूल विल बिकम पोलराइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन इस एयर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ उसका दुश्मनी है, तो इलेक्ट्रॉन को उस तरफ धकेल देगा, एयर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज यहीं रह जाएगा। सो द एयर मॉलिक्यूल विल नाउ बिकम पोलराइज्ड बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दे विल गेट सेपरेटेड, राइट? ओके फाइन। हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस कंडक्टर में चार्ज स्टोर करना है, क्या मैं जितना चाहूँ उतना चार्ज स्टोर कर पाऊँगा, या एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उसका लिमिट है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कुछ चार्ज है, मैंने और थोड़ा चार्ज दिया, तो चार्ज दूंगा तो यहाँ पर डेंसिटी फिर से इंक्रीज होगा, सिग्मा 1 का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, सिग्मा 2 का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सिग्मा 1 का वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर मॉलिक्यूल को और खींचेगा और स्ट्रेच करेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना इंक्रीज होगा, ये एयर मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मैं चार्ज दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेच हो रहा है, और ये चलता जा रहा है। सो कैन यू गेस कि आगे जाके फाइनली कैसा एक सिचुएशन बनेगा? कैन यू गेस? तो आगे जाके ऐसा एक सिचुएशन बनेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूल से निकाल के बाहर फेंक देगा। इस इलेक्ट्रॉन को वो रिजेक्ट कर देगा, निकाल के फेंक देगा। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल के ही फेंक देगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले इस एयर मॉलिक्यूल का पार्ट था, वो और अभी इस एयर मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं रहा, ये एयर मॉलिक्यूल से बाहर चला गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। दैट मीन्स ये जो सराउंडिंग मीडियम है इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन, राइट? ये मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया। इज दैट क्लियर? अभी अगर इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर फेंक दिया तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है ये तो और इंसुलेटेड नहीं रहा, बिकॉज ये तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कहानी बताया। यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिया जाएगा तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे इस जगह पर। तो ये जो हवा जिसको मैंने इंसुलेटर बताया था वो और इंसुलेटर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। बिकॉज कंडक्टर का पहचान तो यही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा? यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आया? ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो व्हाट इज हैपेंड टू द चार्ज इन दिस कंडक्टर? द चार्ज इन द कंडक्टर हैज डिक्रीज्ड। मैंने और थोड़ा चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया, और एक एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, यहाँ पर फिर से और एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो तुमने जो थोड़ा चार्ज दिया था वहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर से निकल के इस वैकेंसी को फिलअप करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि तुम जितना चार्ज दे रहे हो ना, वो और कंडक्टर के अंदर रह ही नहीं पा रहा, वो इलेक्ट्रॉन स्पिल आउट हो जा रहा है। स्पिल मतलब बाहर गिर जाना। मतलब कंडक्टर को तुमने चार्ज दिया और वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर फिर से इस वैकेंसी को क्या कर देता है? फिलअप कर देता है। आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद तुम इस कंडक्टर में और चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बाद अगर तुम चार्ज डालोगे, सराउंडिंग मीडियम आयोनाइज हो जाएगा और तुम चार्जेस को वहाँ पर कन्फाइन नहीं रख पाओगे। चार्जेस क्या होगा? इट विल स्टार्ट स्पिलिंग आउट टू द सराउंडिंग मीडियम। Is that clear? That means there is a fixed amount of charge which can be stored in a conductor, and very logically we can conclude कि एक कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है वो डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के आसपास का मीडियम कैसा है। क्योंकि देखो, अगर आसपास का मीडियम तगड़ा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल पाता है, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल पाएगा, जब तक वो आयोनाइज नहीं होगा तब तक तुम उस कंडक्टर में चार्ज स्टोर कर पाओगे। एक बार आयोनाइज होना चालू हो जाएगा तो तुम इस कंडक्टर में चार्जेस को रख नहीं पाओगे, जो चार्जेस वो बाहर निकलना चालू कर देगा, स्पिल आउट करना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो एक ये जो इंसुलेटर है इसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बुलाते हैं। इंसुलेटर का दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक भी है, कंफ्यूज मत होना। ओके, सो एक डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब जब तक वो आयनाइज नहीं होगा
वो डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्चर झेल पाएगा। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which the insulator can bear without undergoing a breakdown is called as the dielectric strength of the material। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इंसुलेटर हैंडल कर पाएगा विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इज दैट क्लियर? हवा के लिए, फॉर एयर इट इज अराउंड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर एयर। मतलब हवा में अगर तुमने इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हवा आयोनाइज हो जाएगा, वो और इंसुलेटर नहीं बनेगा, नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? इस फिनोमिनन को हम कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। ये जो फिनोमिनन है इसको हम कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। ठीक है? तो what is the end of the discussion? What is the conclusion? There is a limit. जहाँ तक हम कंडक्टर में चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसका एक लिमिट है, और कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का शेप एंड साइज, डेफिनेटली उस पर तो डिपेंड करेगा, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि कंडक्टर के चारों तरफ जो सराउंडिंग मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है? इस वीडियो को और एक्सटेंड नहीं करेंगे। कोरोना डिस्चार्ज इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिनन। मैं इस वीडियो के बाद एक बहुत एनिमेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में रखा है। एक बंदे ने एक बल्ब को लेके कोरोना डिस्चार्ज को शो किया है। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वीडियो। प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, तुमको मज़ा आएगा। अगर उस वीडियो में कोई डाउट्स है या इस वीडियो में कोई डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है? तो आज इस वीडियो को यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। चलो।